ट्रस्ट मी, जब आप इस पूरी वीडियो को कंप्लीट देखोगे ना तो आपको लिटरली लगेगा कि हाँ यार ये वीडियो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी इस पर्टिकुलर टाइम पे। प्लस 99 के स्कोर को टच करना कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि मैं ऐसा नहीं करता कि हर क्वेश्चन को कहता हूं ये तो बड़ा आसान है, ये तो हो जाना था। नहीं, मैंने इन सब चीजों को अच्छे से कंसीडर करते हुए कि यार एक स्टूडेंट उस पेपर को सॉल्व कर रहा है विद एग्जाम प्रेशर, 40 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करना है, तो ये कौन कौन से क्वेश्चन है जो बच्चा नहीं कर पाएगा। हमें समझना होगा कि ये उतना दिखने में मुश्किल तो नहीं लग रहा, बट स्टिल कुछ काफी अमाउंट ऑफ बच्चे हैं जो पोटेंशियल होने के बावजूद इस स्कोर को टच करते करते रह जाते हैं। तो वो क्या 5 रीजन है जिसकी वजह से वो बच्चे इस स्कोर को टच करते हुए चूक जाते हैं। अटेम्प्ट 11 किए, 10 करेक्ट हुए, चलो एक सिली मिस्टेक में भी कट गया, और थोड़ा सा वर्स्ट केस ले लेते कि एक सिली मिस्टेक में भी कटा। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है, वो रिवीजन कर रहे हैं तो उन्हें लग रहा है मैं चीजें भूल रहा हूं, वो कोई नया क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनसे हो नहीं पा रहा, मॉक्स दे रहे हैं तो अचानक से नंबर कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका माइंडसेट बन रहा है कि यार मैं चीजें भूल गया हूं। ओके, सो हेलो हाय सभी को, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज के सेशन का जैसे आपको टॉपिक दिख रहा है, दैट इज क्वांट का एल्गोरिथम टू स्कोर प्लस 99 परसेंटाइल सेफली। तो आज के सेशन में हम लोग क्वांट के थोड़े से एल्गोरिथम को समझेंगे लास्ट 3 ईयर के पैटर्न पे, और समझेंगे कि हमारे इस 99 परसेंटाइल के स्कोर को करना कितना सेफ है। एंड जैसा यार आपको इस वीडियो का टाइटल अनडाउटेडली इंपॉर्टेंट लगा होगा, जिसकी वजह से आपने इस वीडियो को ओपन किया है, ट्रस्ट मी, जब आप इस पूरी वीडियो को कंप्लीट देखोगे ना तो आपको लिटरली लगेगा कि हाँ यार ये वीडियो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी इस पर्टिकुलर टाइम पे। बहुत रेयर कोई वीडियो होती है जिनमें मैं कहता हूं यार कि कोई एक मिनट भी इस वीडियो का मिस मत करना, उन्हीं में से एक वीडियो है। आप इस वीडियो का एक भी मिनट मत मिस करना। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जो कि इस वक्त बहुत जल्दबाजी में इस वीडियो को देख रहा है, तो भाई अभी इसको बंद कर दो, आराम से तसल्ली से फ्री होके बैठना एंड एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, प्लस में समझना भी। तो आज की जो वीडियो है यार हमारी, वो 2 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड होगी। सबसे पहले इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि प्लस 99 के स्कोर को टच करना कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, एंड देन एट द सेम टाइम ये भी समझेंगे कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट जिनके अंदर पोटेंशियल होता है प्लस 99 परसेंटाइल के स्कोर को टच करने का, बट स्टिल वो उससे चूक जाते हैं। उसके पीछे के वो क्या 5 रीजन है, उसके ऊपर भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यार प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है हमारे इस स्कोर को अचीव करना, दैट इज प्लस 99 परसेंटाइल। तो उसके लिए कैट 24, कैट 23 एंड कैट 22 के स्लॉट 1 का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो आते हैं सर वीडियो पे। सबसे पहले अगर मैं देखता हूं यहां पे, दैट इज मेरा कैट 24 का, अगर मैं क्वांट का एनालिसिस करता हूं 99.5 परसेंटाइल 36.5 मार्क्स पे, यानी अप्रोक्सीमेटली 13 क्वेश्चन हमें करेक्ट करने थे। आई नो 13 3 39 होता है, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा में काउंट कर रखा है। 99 परसेंटाइल 33 मार्क्स 11 क्वेश्चन, 95 परसेंटाइल 22 मार्क्स यानी 8 क्वेश्चन, 90 परसेंटाइल 17 मार्क्स यानी कि 6 क्वेश्चन। अब यहां पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक वो बच्चे जिन्होंने अरिथमेटिक और अलजेब्रा को बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर किया है, साथ ही साथ उन्होंने एक डिसेंट लेवल पे टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी कर रखी है। एक वो स्टूडेंट जिन्होंने अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री को अच्छे से प्रिपेयर किया है, और एक वो बच्चे जिन्होंने की पूरा ही सिलेबस कर रखा है। तो अगर आप समझो तो जिन्होंने सिर्फ अरिथमेटिक, अलजेब्रा भी पढ़ रखा है, 17 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे कैट 24 में इन 2 सेक्शन से, जिनमें की 13 क्वेश्चन अटेम्प्टेबल थे। यहां पे मैं 2 बातें पहले क्लियर कर दूं कि सीक्वेंस एंड सीरीज कुछ लोग मॉडर्न मैथ्स में काउंट करते हैं, मैं सीक्वेंस सीरीज को अलजेब्रा में ही काउंट कर रहा हूं। प्लस में वो जो वेन डायग्राम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हमारे, वो भी मैं अरिथमेटिक, अलजेब्रा के अंदर ही काउंट कर रहा हूं, क्योंकि मैं नॉर्मली वो परसेंटेज चैप्टर में ही पढ़ा देता हूं बच्चे को। तो यहां पे अरिथमेटिक, अलजेब्रा 17 क्वेश्चन, एंड जब मैं इसमें कह रहा हूं 13 क्वेश्चन डुएबल थे, तो जो भी बच्चे यार मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा कि मैं ऐसा नहीं करता कि हर क्वेश्चन को कहता हूं ये तो बड़ा आसान है, ये तो हो जाना था। नहीं, मैंने इन सब चीजों को अच्छे से कंसीडर करते हुए कि यार एक स्टूडेंट उस पेपर को सॉल्व कर रहा है विद एग्जाम प्रेशर, 40 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करना है, तो ये कौन कौन से क्वेश्चन है जो बच्चा नहीं कर पाएगा। कहीं पर अनयूजुअल टर्म्स है, बच्चा उसे नहीं कर सकता, कहीं पर क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव है तो नहीं कर सकता, लेंदी है तो नहीं कर सकता। इन 2-3 फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए मैंने क्वेश्चंस को एलिमिनेट किया है, एंड स्टिल मुझे दिखा कि 17 में से 13 क्वेश्चन अटेम्प्टेबल थे, राइट। तो अगर आप देखो, अगर कोई बच्चा सिर्फ अरिथमेटिक, अलजेब्रा में भी बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर्ड है ना, तो वो भी 99.5 परसेंटाइल के स्कोर पे पहुंच सकता है। 99 के लिए तो 11 क्वेश्चन करने हैं, प्लस में अगर किसी ने फुल सिलेबस कर रखा है तो 15 क्वेश्चन वहां पर उसे डुएबल देखने को मिले। उसके बाद बात करते हैं सर हमारा, थोड़ा सा हम लोग आते हैं हमारे कैट 23 की तरफ भी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं कैट 23 पे बात करता हूं, तो कैट 23 जो थोड़ा सा टफ साइड पर आ गया था, तो 99.5 परसेंटाइल 28.5 मार्क्स पे बन रहा था, यानी कि 10 क्वेश्चंस करने पे। 99 25 मार्क्स पे, यानी कि 9 क्वेश्चंस करेक्ट करने पे, बाकी का डेटा आपके सामने है। अगर मैं बात करूं तो अगेन अरिथमेटिक, अलजेब्रा के आपको देखने को मिले दैट इज 17 क्वेश्चन, जिनमें से 11 क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्टेबल क्वेश्चन थे। यहां पर कुछ क्वेश्चन मैंने हटाए,
मैंने कहा भाई 17 में से कुछ 6 क्वेश्चन मुझे दिखे जिनमें थोड़ी अनयूजुअल टर्म दिखी, थोड़े से कैलकुलेटिव लगे, तो मुझे लगा नहीं यार इसको हटा देते हैं। तब भी 11 क्वेश्चन आपके सामने डुएबल क्वेश्चन थे वहां पे। अगेन आप देखो तो सिर्फ अरिथमेटिक अलजेब्रा के बेसिस पे भी बच्चा 99.5 परसेंटाइल से ऊपर की तरफ स्कोर कर पाता। सेम विद अगर मैं देखता हूं सर यहां पे, दैट इज हमारा कैट 22, तो कैट 22 बिल्कुल सिमिलर रहा कैट 24 जैसा, ऑलमोस्ट इतना परसेंटाइल इतने स्कोर पे कैट 24 जैसा ही चला। अरिथमेटिक अलजेब्रा अगेन 17 क्वेश्चन हमें देखने को मिले, जिसमें से कि 12 उसमें से अटेम्प्टेबल क्वेश्चंस थे। तो यहां पर आप अगर प्रैक्टिकली समझो तो सिर्फ अरिथमेटिक अलजेब्रा के बेसिस पे भी बच्चा 99.5 परसेंटाइल तक लगभग पहुंच सकता है। 99 की बात करूं तो वहां पर तो 2-2 क्वेश्चन कम भी हो जा रहे हैं। तो अगर आप इसको देखोगे तो प्रैक्टिकली तो बहुत ही सही साउंड कर रहा है कि हां इस स्कोर को अचीव करना इतना भी मुश्किल टास्क नहीं है। लेकिन सर हमें समझना होगा कि ये उतना दिखने में मुश्किल तो नहीं लग रहा, बट स्टिल कुछ काफी अमाउंट ऑफ बच्चे हैं जो पोटेंशियल होने के बावजूद इस स्कोर को टच करते करते रह जाते हैं। तो वो क्या 5 रीजन है जिसकी वजह से वो बच्चे इस स्कोर को टच करते हुए चूक जाते हैं, उसी के ऊपर 1 बाय 1 मैं आपसे आने वाले टाइम यानी इसी वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। तो एक एक पॉइंट को ना ध्यान से समझना। और इसका मकसद मेरा बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपको डीमोटिवेट करूं यहां पे, नहीं, बट मैं चाहता हूं कि यार कुछ चीजें हैं जिनको लेकर आप पहले से अवेयर हो जाओ, सो दैट वो गलतियां आप लोग एग्जाम में जाकर के ना करो। यही इसका बस पर्पस है वीडियो का। तो आते हैं सर, सबसे पहला रीजन हम लोग समझते हैं। रीजन नंबर 1, द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वांट गेट हाई, जैसे कि कैट 23 में हुआ। यानी अगर क्वांट का डिफिकल्टी लेवल हाई हो गया तो यहां पर पता है वो बच्चा स्ट्रगल कर जाएगा जो पहले से अपने दिमाग में कोई नंबर लेकर के गया हुआ है। तो आप ट्राई जरूर ये करना कि आप जब एग्जाम हॉल में जाओ, मतलब जब आपके सामने क्वांट का सेक्शन आए, तो आप पहले से अपने मन में कोई नंबर मत लेके बैठो कि मेरे को 13 क्वेश्चन करने हैं, मुझे 14 क्वेश्चन करने हैं। डिपेंड करता है क्वेश्चन किस लेवल के आए हुए हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितने क्वेश्चन कर पाए। क्योंकि आप कोई मशीन नहीं हो कि आपके अंदर मैंने 14 का इनपुट करके भेज दिया तो वहां जाके 14 ही कर रहे हो। आपसे जितना बन पाएगा आप उतना ही वहां पे कर पाओगे। अगर पेपर टफ आ गया तो आप 10 क्वेश्चन के आसपास करोगे, अगर पेपर थोड़ा इजी साइड पे हो तो हो सकता है 14 भी कर दो। तो पहले से कोई नंबर अपने दिमाग में लेके मत जाना। जैसे कि अगर मैं यहां पे समझता हूं सर, तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर पेपर कैट 23 जैसा आ गया, तो अगर आप एनालिसिस पॉइंट से देखो वही कैट 23 का पैटर्न भी मैं उठा लूं तो भी मेरे लिए यहां पर 99.5 परसेंटाइल अरिथमेटिक अलजेब्रा में ही 17 क्वेश्चन थे जिसमें कि 11 डुएबल थे। और अगर मैं 11 कर देता हूं तो मैं 99.5 यानी कि मेरा स्कोर 33 के आसपास आ रहा होगा। मतलब मैं बहुत ही बेहतर लेवल का स्कोर पूरा फोड़ के आ रहा हूं मैं क्वांट्स अच्छे लेवल पे। और उसमें भी आप ये समझो, चलो आपने सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन किए, बाकी चलो बोनस नंबर ले लेते हैं। अगर आपने इन्हीं 11 को ट्राई किया, यही 11 क्वेश्चन को ट्राई किया, अटेम्प्ट 11 किए, 10 करेक्ट हुए, चलो एक सिली मिस्टेक में भी कट गया, और थोड़ा सा वर्स्ट केस ले लेते कि एक सिली मिस्टेक में भी कटा, तो भी आपका स्कोर 29 आ रहा होगा। तो यहां पर अगर आपको ये पहले वाले ट्रैप में नहीं फंसना है तो ये ध्यान रखना, अपने मन में पहले से कोई नंबर मत लेके जाना। कैट 23 के टाइम पे ये हुआ कि जो बच्चे अपने दिमाग में पहले से कोई नंबर लेके जाते हैं, मैं 11 क्वेश्चन करूंगा, 12 क्वेश्चन करूंगा, स्टार्टिंग में क्वेश्चन उनसे कम सॉल्व हुए, वो पैनिक करने लग गए। तो इसलिए ध्यान रखना, पहले से अपने मन में कोई नंबर मत लेके जाना। मेंटली प्रिपेयर रहना कि यार अगर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं तो अच्छे लेवल पे प्रिपेयर होकर आया हूं, अगर मेरे से नहीं हो पा रहा तो हाई चांसेस है कि एग्जाम हॉल में बैठे हुए मैक्सिमम बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे। ये वाला माइंडसेट थोड़ा रखना ताकि आप इनके पहले ट्रैप में ना फंसो। उसके बाद सर आता हूं मैं सेकंड रीजन। सेकंड रीजन क्या हो सकता है आपका, भगवान ना चाहे पर खराब होने का, मतलब पेपर खराब होने का एक सेकंड रीजन क्या हो सकता है उसको आप समझना। ये जो पहले 10 मिनट होते हैं ना सर, पहले ये जो 10 मिनट आपको दिख रहे हैं, ये जो पहले 10 मिनट होते हैं ये बहुत ज्यादा डिसाइड करते हैं आपका माइंडसेट। मान लो क्वांट का सेक्शन स्टार्ट हुआ और पहले 10 मिनट में आप बहुत ही कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, तो आपको कहीं ना कहीं फील आएगा कि यार मेरा पेपर खराब हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इस बात को समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रेड कलर से मैंने उन क्वेश्चन को मार्क किया, इमेजिन करते हैं कैट 23 जैसा ही पेपर आ गया, ठीक है। 11 क्वेश्चन ही वहां पर मेरे लिए डुएबल क्वेश्चन है, बट डोंट यू थिंक कि उन 11 क्वेश्चन का अरेंजमेंट कैसा था वो बहुत मैटर करेगा। जस्ट इमेजिन करो कि हमारा जो एग्जाम आया, रेड कलर से मैंने उनको मार्क किया जो अनअटेम्प्टेबल क्वेश्चन है, ग्रीन कलर वाले अटेम्प्टेबल है। मान लो पूरे एग्जाम में 11 क्वेश्चन अटेम्प्टेबल आए, तो देयर इज चांसेस, क्या पता, मतलब मुझे लगता है कि जब हम लोग खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं किसी चीज के लिए तो हमें थोड़ा वर्स्ट केस के हिसाब से भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। इमेजिन करो कि अगर जो सबसे पहले 11 क्वेश्चन आपके सामने आए उसमें पहला क्वेश्चन अनअटेम्प्टेबल, सेकंड वाला वही रेड कलर, तीसरा वाला भी मैं नहीं कर पाया, मैं फोर्थ भी नहीं कर पाया, मैं फिफ्थ भी नहीं कर पाया। सोचो अगर बाई चांस ऐसा हो जाए
तो डोंट यू थिंक पहले 5 क्वेश्चन बैक टू बैक ऐसे जो बच्चा सॉल्व ही नहीं कर पा रहा, उसमें एक आधे को चलो उसने ट्राई करने बैठा, 2-3 मिनट वेस्ट भी हो गए, फाइनली वो कहीं जाकर के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर पाया, क्वेश्चन नंबर 6 को वो सॉल्व कर पाया। तो ऐसे में क्या होगा कि पहले 10 मिनट में ना वो बच्चा एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। एंड जस्ट इमेजिन करो इस बच्चे की उस टाइम पे क्या हालत हो जाएगी। पर वहां पर आपको ये समझना है कि सर ये आपने बस क्वेश्चन पेपर की पहली पिक्चर देखी है, पहले 11 क्वेश्चन की, 11 क्वेश्चन अटेम्प्टेबल थे ना, तो कंप्लीट पिक्चर कहीं ना कहीं ये होगी 22 क्वेश्चन के अरेंजमेंट की। तो यहां पर अगर आपके पहले 10 मिनट में 1 या 2 क्वेश्चन ही सॉल्व हो, तो इससे मतलब ये मत समझना कि आप गेम से बाहर हो गए हो। इसको इस एंगल पे देखना कि वो जो अनअटेम्प्टेबल क्वेश्चन है वो मेरे सामने पहले ही आ गए, यानी अब उसके बाद आप देखो तो ग्रीन कलर आपको काफी ज्यादा दिखेगा बैक टू बैक। तो इसलिए इस चीज को लेके भी प्रिपेयर रहना। जैसे अंकित करके जो स्टूडेंट है जो अभी IIM अहमदाबाद में कैट 23 के टाइम पे, उस टाइम पे कैट 23 में मैंने एडवाइस दी थी और उसने ये चीज रखी हुई थी। बाद में जब कॉल पे बात हुई तो उसने भी ये चीज बोली कि हाँ सर मेरे साथ भी यही हुआ था कि पहले 10 मिनट में ना मैं सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ही कर पाया, बट मुझे आपकी वो बात याद आ गई थी कि भाई मैं कोई कंपटीशन से बाहर नहीं हो गया। हो सकता है कि अभी बाउंसर बॉल मेरे सामने आई है, अब आने वाली जो बॉल है वो सारी की सारी ऐसी होंगी जिनको मैं खेल सकता हूं, यानी ग्रीन कलर वाली, यानी अटेम्प्टेबल क्वेश्चन अब इसके बाद मेरे सामने देखने को मिलेंगे। और ऐसा ही उसके साथ भी हुआ था। ठीक है, तो यहां पर यह ध्यान रखना कि देयर इज चांसेस कि पहले 10 मिनट में शायद मैं 1-2 क्वेश्चन ही कर पाऊं, शायद एक ही कर पाऊं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गेम से बाहर हो गया, इसका मतलब है कि अनअटेम्प्टेबल क्वेश्चन पहले ही मेरे सामने आ गए। अब बात करते हैं सर, उसके बाद आते हैं तीसरे रीजन पे। तीसरा रीजन ये हो सकता है बाई चांस हमारे एग्जाम के खराब होने का, जिसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना है। दैट इज वेस्टिंग टू मच टाइम इन फ्यू क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन में हम लोग कई बार ना बिना मतलब का टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो सर इससे बचना कैसे होता है? सर इससे बचने के ना 2 तरीके हैं। नंबर 1, ध्यान से सुनना। फर्स्ट, जैसे मैंने यहां पे मेंशन किया आपके लिए, मैंने कहा फर्स्ट सॉल्व ओनली दोस क्वेश्चन विच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इन वन गो। ध्यान रखना, जब आप पहली फर्स्ट साइकिल में 22 क्वेश्चन गो थ्रू करते हो ना, आप सिर्फ और सिर्फ उसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जिसको स्टार्टिंग टू एंड पढ़ने पर आपको समझ आ गया कि एग्जैक्टली होगा कैसे, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। अगर आपको क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना पड़ रहा है ना, तो भी मत करना। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट साइकिल में वही क्वेश्चन करना जो एक बारी में पढ़ के आपको समझ आ गया कि यार ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बस वही करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन कंप्लीटली आपके रीच का है। कोई क्वेश्चन अगर दोबारा पढ़ना पड़ रहा है तो उसको मत ट्राई करना, ये मेरा सजेशन होगा आपको। स्पेशली ऐसा आप सबके साथ होता है अरिथमेटिक के क्वेश्चन में, क्योंकि बाकी के जितने टॉपिक है ना, अलजेब्रा हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, मॉडर्न मैथ्स हो गया, उनके क्वेश्चन छोटे होते हैं। हम 10-15 सेकंड के अंदर समझ जाते हैं कि भाई मेरे से होगा या नहीं होगा, और हम सॉल्व करते हैं, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। अरिथमेटिक का क्वेश्चन अक्सर हमारा टाइम वेस्ट कराता है, तो सर इससे थोड़ा सा बच के रहना। अरिथमेटिक जितना अच्छा है, उसका एक ये भी पहलू है कि वो अक्सर आपका टाइम भी खराब करा देता है। एक बारी में पढ़ के आए, समझ आए तभी करना। दूसरा, एक इंपॉर्टेंट सजेशन होगा सर कि किसी भी क्वेश्चन को दोबारा मत सॉल्व करना। डू नॉट सॉल्व क्वेश्चन अगेन। क्या कहना चाहता हूं मैं बताता हूं। कई बार आप लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, आपको पढ़ के लगता है कि यार ये तो बिल्कुल मुझे वन गो में समझ आ गया, आपने प्रॉपर सॉल्व भी किया, आपका आंसर इंटीजर में आ गया, स्पेशली मान लो आपका आंसर 8 आ गया, पर आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो फिर आपको क्या लगता है कि यार मैंने कुछ गलती करी है। एंड ट्रस्ट मी, वो इतनी वाहियात गलती होगी ना, बिना मतलब की। 7 4 जा सबको पता 28 होता है, पर मैं 7 4 जा 82 लिख के बैठाऊंगा, 7 4 जा 35 लिख के बैठाऊंगा, बिल्कुल बेतुकी गलती मैंने की होगी। एंड यकीन मानो, अगर आप अपने लिखे हुए सॉल्यूशन को दोबारा पढ़ोगे ना, वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो बेटर होगा कि उस टाइम पर उस क्वेश्चन को छोड़ दो, या फिर उस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करो। अपने लिखे हुए सॉल्यूशन में एरर ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि ट्रस्ट मी, वो जो सिली मिस्टेक आपने किया ना, आपका ध्यान वहां पे जाएगा ही नहीं। तो बेटर है या तो उसको काट के दोबारा से सॉल्व करो, नहीं तो फिर उसको बाद में देख लेना। तो यहां पर थोड़ा ना अपने ऊपर कंट्रोल रखना, अपने ईगो पे मत किसी भी क्वेश्चन को लेके बैठना। उसके बाद आते हैं सर आपके, दैट इज कि एक फोर्थ रीजन क्या हो सकता है। अब फोर्थ रीजन यार मैंने लिखा नहीं, क्योंकि लिखते वक्त मुझे लगा कि नहीं यार ये मैं लिखना नहीं चाहता, क्योंकि मैं लिटरली चाहता हूं भगवान ना चाहे आप में से किसी बच्चे के साथ मतलब ऐसी चीज वो फेस करे, मतलब मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। बट अगर बाई चांस सर आपको लगता है कि यार मेरा एक सेक्शन खराब हो गया, अक्सर ना क्या रहता है कि क्वांट का एक ड्रॉबैक क्या है कि वो तीसरे नंबर पे आता है। अब कोई बच्चा जैसे वीआरसी में तो कई बार आइडिया भी नहीं लगता कि यार कितना बेहतर हुआ कितना नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर वो क्लोज ऑप्शंस की वजह से कई बार बच्चों का एग्जाम खराब हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं वो बहुत आइडिया नहीं लगा पाते कि यार वीआरसी कितना बेहतर गया। पर एलआरडीआई ना कई बार हमें एक रीजन दे देता है। जैसे मैं सही बताऊं, कैट 24 में क्वांट इतना भी आसान नहीं आया था जितना लोग बोल रहे थे। कैट 24 में क्या हुआ, डीएलआर आसान आ गया। अब जब डीआईएलआर आसान आ गया, तो बच्चे ने जब डीएलआर में अच्छा परफॉर्म किया, तो उसका पूरा पूरा इंपैक्ट उसके क्वांट पे भी दिखा।
कैट 23 में क्या हुआ कि क्वांट उतनी भी टफ नहीं आई थी जितना लोगों ने बोला, बट हुआ क्या कि डीएलआर टफ आया, जिसका इंपैक्ट क्वांट पे दिखा। तो आप ये चीज को समझना इस बात को कि अगर आपका कोई एक सेक्शन जो आपको लग रहा होगा कि यार मेरा खराब हो गया, क्या पता टेक्निकली ना भी हुआ हो, क्या पता एलआरडीआई टफ है कि इस बार 2 सेट करने पे ही एक बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर जाए, और आप लगभग 1.5 सेट कर पाए और आपको लग रहा है खराब हो गया पेपर, क्या पता ना हुआ हो, क्या पता टफ आया। तो यह ध्यान रखना कि किसी भी एक सेक्शन का इंपैक्ट ना अपने क्वांट सेक्शन पे मत आने देना, क्योंकि वो लास्ट सेक्शन होता है। इसके लिए मैं एक स्कोर कार्ड आपको शेयर कर रहा हूं, हमारे एक स्टूडेंट का है, उसका शॉर्ट भी डाला हुआ है, गौरव करके, टॉप आईएम में इस वक्त। उसका अगर आप स्कोर भी देखोगे ना तो वीआरसी में 75 परसेंटाइल है, लेकिन बाकी दोनों सेक्शन देखो तो 99.97 एंड 99.93 ओवरऑल में बंदे ने 4 रखा अच्छे लेवल पे, राइट। तो आपको ये भी समझना है कि यार अगर आपका एक सेक्शन थोड़ा खराब भी हो गया ना तो आप गेम से बाहर नहीं हो गए हो। बाकी 2 सेक्शन अगर आपने बहुत अच्छे कर दिए तो स्टिल आप गेम में हो, स्टिल आपके चांसेस है टॉप 20 स्कूल में पहुंचने के, ठीक है। तो इसको लेके प्रिपेयर रहना कि अगर कोई सेक्शन जो शायद आपको लग रहा है कि खराब हो गया, उसका इंपैक्ट क्वांट पे मत आने देना। और सर एक लास्ट रीजन, दैट इज रीजन नंबर 5, जो अगेन मैंने नहीं लिखा है, वो मैं आपसे, क्योंकि मुझे था कि यार मैं बात करूंगा सीधा, यहां पर ये ध्यान रखना है यार, थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट होना। अभी क्या है कि आप में से बहुत बच्चों का ना जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है, वो रिवीजन कर रहे हैं तो उन्हें लग रहा है मैं चीजें भूल रहा हूं, वो कोई नया क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनसे हो नहीं पा रहा, मॉक्स दे रहे हैं तो अचानक से नंबर कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका माइंडसेट बन रहा है कि यार मैं चीजें भूल गया हूं। सर आप भूले कुछ भी नहीं हो, बस ये है कि अभी वो एक एग्जाम प्रेशर जो 2-3 दिन बाद, यार किसी भी चीज के लिए मैंने साल भर प्रिपेयर किया है, अब वो टाइम जस्ट आने ही वाला है, तो थोड़ा सा ना अंदर से ऐसा हमारा बिहेवियर होने लगता है कि आती हुई चीजें हमें लगता है कि हम भूल रहे हैं, बट ट्रस्ट मी एग्जाम हॉल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत ज्यादा चीजें मत सोचो, जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करोगे, जब आप उतरोगे, बहुत सारी भीड़ देख के भी एक घबराहट सी होगी अंदर, लेकिन यकीन मानो जब एग्जाम हॉल में बैठोगे, जैसे वो टाइमर शुरू होगा ना, आपको जितनी नॉलेज है ना, आप उतना ही वहां पे करके आने वाले हो, ठीक है। चीजें सब याद आएंगी, उसको लेके परेशान मत हो, बट अभी जब आप रिवीजन कर रहे हो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको लग रहा है आप चीजें भूल रहे हो, जिसकी वजह से आपका एक नेगेटिव माइंडसेट बन रहा है, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। ये कॉमन सी चीज है जो सभी बच्चे इस वक्त फेस कर रहे हैं, सबको ऐसा लग रहा है कुछ कुछ हद तक, तो आप भी उनमें से ही एक हो, आप भी वही फील कर रहे हो जो बाकी बच्चे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप चीजें भूल चुके हो, तो बेटर होगा कि रिवीजन पे ध्यान दे, प्रैक्टिस पे ध्यान दे, प्रैक्टिस तो नहीं, मेनली अभी रिवीजन पर ही ध्यान दे, और एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ ना एग्जाम में मत जाना, तो ट्रस्ट मी आपके साथ जो होगा बहुत अच्छा ही होगा। बाकी यार ये मुझे आपको इस वीडियो के थ्रू बताना था। आई होप कि यार ये जो 4-5 मैंने बातें बताई इसका आप ध्यान रखेंगे, एंड ट्रस्ट मी अगर आपने इसका ध्यान रखा तो आप में से बहुत बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके अंदर एक्चुअली ये पोटेंशियल है कि वो बहुत अच्छा करके आने वाले हैं, और आप एक्चुअली बहुत अच्छा करके भी आओगे, इसका मुझे बहुत हद तक यकीन है, एंड मैं विश भी करता हूं कि ऐसा ही आप सबके साथ हो भी। तो बाकी अच्छे से इसी तरह पढ़ाई करते रहे, ठीक है। बस 1-2 दिन और है, बाकी मिलेंगे आने वाले टाइम पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखें अपना, और थोड़ा सा यार बस यही है कि खुद पे भरोसा रखें, ठीक है। इतनी पढ़ाई करी है तो लास्ट टाइम पे छोटी छोटी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होना है अपने को, बस फोकस रहना है, रिलैक्स रहना है, और बेस्ट अपना करके आना एग्जाम में, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना।